जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आज जो आपका चलेगा परागण चलेगा। क्या चलेगा? परागण, पोलिनेशन। समझिएगा ध्यान से। जिस तरह से हम लोग में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। मानव में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। उसी तरह से जो पादप होता है, पादप में दोनों होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, आज हम अलैंगिक जनन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसमें जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात जान लीजिए, इससे हम लोग में जब लैंगिक जनन था तो क्या हो रहा था? नर जनन तंत्र था। नर के पास जो एक तरह से जनन की प्रक्रिया में जो अंग भाग ले रहा था, कौन कौन था? जैसे शुक्रवाहिका था, शुक्राशय था, वृषण था। ठीक ना, ये एक तरह से नर भाग की तरफ था। मादा भाग की तरफ क्या था? फैलोपियन नलिका था और अंडाशय था, गर्भाशय था, एक तरह से वजाइना था। वो क्या था? मादा भाग था। एक तरह से क्या करता? दोनों अलग अलग तंत्र का निर्माण कर रहा था। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी नर भाग होगा, उसका भी विभिन्न अंग होगा। इसमें भी मादा भाग होगा, उसका भी विभिन्न अंग होगा। जिस तरह से हम लोग के नर भाग से निषेचन कराने के लिए कौन जा रहा था? शुक्राणु जा रहा था। और इसके मादा भाग से निषेचन के लिए कौन आ रहा था? अंडाणु आ रहा था। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। इसमें भी नर भाग से एक तरह से शुक्राणु नहीं आएगा, इसका जो एक तरह से जो नर युग्मक होगा वो आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसमें भी एक मादा युग्मक होगा। दोनों क्या करेगा? निषेचन करने का काम करेगा। ठीक ना, सेम प्रोसेस हम लोग में भी निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर रहा था, जिसको हम जायगोट कहते हैं। और वह जायगोट क्या कर रहा था? कोशिका विभाजन करके भ्रूण बना रहा था और फिर वो भ्रूण से क्या हो रहा था? शिशु बन रहा था। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। निषेचन की प्रक्रिया इसमें भी होगी। निषेचन से ये भी युग्मनज बनाएगा और इस युग्मनज का क्या होता है? एक तरह से कोशिका विभाजन होगा। विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा? इसका भी भ्रूण बनेगा और वह भ्रूण क्या बनेगा? फिर पूर्ण रूप से परिपक्व बीज। उसके बाद क्या होता है? एक तरह से पौधे का निर्माण उसके बाद होगा। ठीक ना, सेम एज प्रोसेस है। बस यही एक चीज है कि इस लोग का जो अंग होगा, इस सबका पादप का अलग अलग होगा अंग, और एक तरह से उसका जो निषेचन का जो कण होगा वो अलग होगा, लेकिन प्रक्रियाएं लगभग सेम होगी। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि उसका जो अंग है, जो पार्ट्स है, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद दोनों को जब समझ लेंगे, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, हर तक समझ लेंगे। उसके बाद फिर निषेचन करवाएंगे। निषेचन के बाद जो प्रोसेस होगा उसको भी बताएंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से। एक तरह से लगभग आप किसी भी चैप्टर को लेकर के से भी लगभग 1 घंटा लगभग एक क्लास चलेगा। ठीक है, आप कहीं भी अगर आप समय दे रहे हैं तो इस चीज़ के लिए समय मत दीजिए कि हाँ हमको 50 सवाल हमको डील किए हैं। ठीक ना, ये चीज़ के लिए आप अगर समय दे रहे हैं तो लगभग देखिए 6 साल 7 साल से लगभग कोई भी कंपटीशन करते आ रहा है। ठीक ना, तो ऐसा बात नहीं होती कि हिंदी नहीं पढ़ा हो, बायो नहीं पढ़ा हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो, सब पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन उसके माइंड में नहीं रहने का क्या कारण होता है? वो यही चीज़, यही उकताहट। 2 महीने एग्जाम बचा है, सब सवाल सब टोटल को देख लेना है। ठीक ना, अब वो जो हड़बड़ाहट जो होता है ना, 1 घंटा में 50 प्रश्न को हम डील कर चुके हैं, तो वो जो संतुष्टि होता है वह संतुष्टि आपके लिए नुकसानदेह है। आप सवाल कम देखिए, लेकिन जितना देख रहे हैं उसके प्रोसेस को समझते हुए देखिए। ठीक है, लगभग देखिए 20 से 25 सवाल हम भी डील करवाएंगे, लेकिन मेरा ये कोशिश होता है जो स्टार्टिंग जो 2 से 3 सवाल जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि जो आगे जो 20-25 सवाल जितना भी था सब पहले हम देख लेते हैं। हाँ, किस तरह से किसको व्याख्या करना है। ठीक ना, उसके बाद सबको इसमें जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या होता है? कॉन्सेप्ट बनता है, जिससे आपको एक तरह से याद रहेगा अभी से। ठीक है, उसके बाद वो जो सवाल आते जाएगा उसको फिर व्याख्या करते जाएंगे, उसमें आपका रिपीट हो जाएगा। बस एक ही घंटा में एक तरह से आपका एक तरह से क्लास भी चल जाता है और क्वेश्चन भी हो जाता है और रिपीटेशन भी हो जाता है। बस इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए प्रश्न पे हम जाते हैं। पहले हम समझ लेते हैं क्या बोले थे हम, जो पार्ट्स है उसको लेकर के अभी हम समझाते रहे। चलिए, पुष्प में हम लोग में क्या था? एक नर भाग था, एक मादा भाग था, एक तरह से जनन के लिए। इसमें एक और एक्स्ट्रा एड होता है, एक सहायक अंग होता है। क्या होता है? एक सहायक अंग। इसमें भी नर भाग है, मादा भाग है, निषेचन की प्रक्रिया दोनों करेगा। ठीक है, एक सहायक अंग होता है। कौन कौन होता है? इसे देखिए, पहला सहायक अंग कौन है? पुष्पासन। ये पहले से हम लिख के इसलिए रखें क्या कि लिखने में समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक ना, समय भी बचाना है इसीलिए, क्योंकि ये फाउंडेशन तो क्लास है ना, जो कि पूर्ण रूप में इसी में समय दे देंगे। ठीक है, समय बचाने के लिए इसलिए पहले से लिख के रखे हुए। ठीक है, देखिए ये जो पुष्पासन है, पुष्पासन मतलब क्या है? थैलेमस। तो पुष्पासन किसको कहते हैं? ये जो पार्ट आपका है ये आपका पुष्पासन है। पुष्प जोर आसन माने पुष्प का क्या हो गया? आसन। आसन मतलब रहने का जगह, मतलब कि बैठने का जगह। ठीक है, ये जो पूरा जो पूर्व पुष्प का जो ऊपर का पूरा फाउंडेशन है किस पे टिका हुआ है? तो इसी पे टिका हुआ है। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं हम? थैलेमस या पुष्पासन। ठीक है, चलिए अगला क्या है? बाह्य दल। समझिए ध्यान से। ये जो है आपका हरा कलर का जो दिख रहा है ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है? बाह्य दल है। क्या है? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। हाँ, अगर यदि यही बाह्य दल की संख्या बहुत अधिक हो उसको हम बाह्य दल पुंज कह देते हैं। सुने होंगे, एक तरह से मैट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक ना, यदि कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते उसका क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। यही किरणों का समूह बहुत सारा हो जाता है। ठीक ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं? किरण पुंज कह देते हैं। पुंज मतलब एक ही प्रकार का चीज़ों की संख्या में
अधिक होना, क्या कहला जाएगा, उसमें पुंज जुड़ जाता है। सेम वही बात है, एक है तो इसको बाह्य दल कहेंगे, इसी की संख्या बहुत अधिक उसको बाह्य दल पुंज कहेंगे। बाह्य दल पुंज का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कैलेक्स। क्या हो जाएगा, कैलेक्स। आप समझिएगा ध्यान से कि इसको यदि कोई फूल लीजिएगा ना, फूल के नीचे साइड में देखिएगा हरा ऐसे पत्ता पत्ता टाइप सा ये वाला दिखता है, ठीक है। और देखिएगा इसका जो कलर जो होता है ये प्रत्येक फूल का लगभग हरा होता है। क्या होता है, प्रत्येक फूल का हरा होता है। ये क्या होता है कि ऊपर का जो शेप है उसको सपोर्ट देने का काम करता है। बस ये टूट गया तो इसको कहते हैं हम दल, ये जो अंदर है इसको हम कहते हैं दल, और ये जो बाहर जो है ना इसीलिए इसका नाम रखा है बाह्य दल। इसका नाम क्या रख दिया है, बाह्य दल। ये अंदर थे इसको दल रखा, इसी के बाहर में जो उसको क्या कहते हैं हम बाह्य दल कहते हैं। ये क्या करता है, दल थोड़ा इससे कमजोर होता है, दल को सपोर्ट करने का भी काम करता है ताकि दल गिरे नहीं, ठीक है। एक तरह से सहायक है तो सहायता ही प्रदान करने का काम करेगा ना, इस सब का काम है। और यह जो बाह्य दल जो होता है इसका कलर क्या होता है, हरा होता है। हरा है जिसका मतलब क्लोरोफिल इसमें होगा, ठीक है। और क्लोरोफिल यदि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यह पुष्प के लिए क्या करता है, पोषण प्रदान करने का भी काम कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला आएंगे, ये लाल कलर का जो दिख रहा है, ठीक है। ये लाल कलर का जो दिख रहा है ये है, इसको हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं इसको हम, दल। यानी ये क्या हो गया, पेटल। इसके समूह को यानी दल के समूह को कहते हैं कोरोला, यानी दल पुंज। क्या बोले, जिसकी संख्या अधिक हो जाएगी उसको हम क्या कह देंगे, हम पुंज कह देंगे। अब पौधा का जो फूल जो उसको तोड़िएगा, ये भी देखिएगा गुलाब में देखिएगा लाल कलर का भी 1 2 3 नहीं होता, बहुत सारा होता है, 20 25 गो होता है, ठीक है। तो उसको क्या पूरे को हम कह देंगे दल पुंज, और एक गो तोड़ते तो उसको हम कह देंगे दल, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये भी तो सहायक में क्या सहायता प्रदान करता है तो पुष्प के लिए। ये क्या करता है, ये भिन्न भिन्न कलर का होता है। आप जो कोई पुष्प का कहते हैं कि ये लाल कलर का पुष्प है, वो काला कलर का है, वो उजला कलर का है, वो नीला कलर का है, तो वह पुष्प का रंग का जो निर्धारित करने का काम करता है यही दल करता है, ठीक ना। और एक तो जो सूंघते हैं जा करके जो उसमें एक विशेष प्रकार जो गंध अलग अलग फूलों में होता है, वह गंध भी किसमें होता है, इसी में होता है, यही दल में होता है। आखिर क्यों होता है इसमें, इसका रंग अलग अलग क्यों होता है और उसका गंध अलग अलग क्यों होता है, समझे। इसमें इसी को फायदा है, यह फूल अपने फायदे के लिए वैसा सब चीज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है, आकर्षित करने के लिए। किसको आकर्षित करता है, यह किसी कीटों को आकर्षित करेगा, मधुमक्खी को करेगा, तितली को करेगा, या किसी पक्षी को आकर्षित करेगा, ठीक ना। और हमको और आपको भी एक तरह आकर्षित करता है, ठीक ना। और हमसे आपसे भी यह काम ले लेता है, ऐसा बात नहीं काम ले रहा है, यह निषेचन प्रक्रिया के लिए हम आपसे भी काम लेता है। यह किस प्रकार से काम लेता है, एक तरह से तितलियों सबसे भी किस प्रकार से काम ले लेता है एक तरह से, वो सब कुछ हम आगे बताएंगे। जब निषेचन जो प्रक्रिया होगा उस समय हम बताएंगे किस प्रकार से हम लोग से काम ले लेता है, ठीक है। अभी यही समझ लीजिए कि निषेचन में भी क्या करता है, यह क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक ना। किस आधार पे, किसी चीज़ों को आकर्षित करके। कैसे, वो चीज़ हम समझेंगे आगे, ठीक है। उसको हम बता देंगे। पहले समझ लीजिए, दल हो गया पेटल, दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ये सब चीज़ हम क्या किए हैं, समझा चुके हैं। चलिए ये हो गया सहायक अंग कौन कौन से हो गया, ये पुष्पासन होगा, बाह्य दल हो गया और दल हो गया। मुख्य रूप से 3 क्या हो गया, सहायक अंग हो गया। उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट में। कौन मेन पॉइंट, कौन, नर मादा। इसमें नर जो है, जो पीला पीला दिख रहा है, ये वाला पीला पीला, ये क्या है, नर है। और ये जो हरा वाला दिख रहा है ये क्या है, मादा है, ठीक है। अगर देखिए पीला पीला झुंड में दिख रहा है, सिर्फ एक को हम निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, पुंकेसर। सिर्फ एक को निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के है यहाँ तक एक जो पूरा है उसको हम क्या कहेंगे, हम पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, हम पुंकेसर कहेंगे। उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टामेन हो जाएगा। हाँ, कुल मिलाकर के अभी तो 3 6 को दिख रहा है, जरूरी नहीं कि 6 हो, 8 होगा, 10 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसका कोई फिक्स नहीं होता किसी फूल में, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो कुल मिला करके सभी पुंकेसर को क्या कहते हैं, कुल मिला करके क्या कहते हैं हम, पुमंग। क्या कहते हैं इसको हम, पुमंग एंड्रोसियम इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसका हम इंग्लिश लिखें, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बस हम सिर्फ लिख दिए हैं, ठीक ना। आगे पूछा गया है, ऑप्शन में एंड्रोसियम दिया गया है, आपका पुमंग ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों दे सकता है, बायो में अक्सर ध्यान में रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिया गया है, आगे भी बहुत जगह आपको क्या करेगा, ऑप्शन में दे देगा, आपको याद है कि इसको हम दल कहते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या करेगा, आपको यहाँ पे आपको पेटल नहीं दे करके कोरल्ला दे देगा, इसका मतलब दलपुंज का दे देगा। तो आंसर तो होगा ना भाई, यही ना है। तो इसका मतलब आपको क्या होगा, आपको दल का भी इंग्लिश याद करना है और दलपुंज का भी इंग्लिश याद करना है, दल और दलपुंज दोनों याद करना है, एक एक पॉइंट को देखा जाता है, ठीक ना। चलिए कहाँ तक था, हाँ ये पुंकेसर। अब पुंकेसर जो है, पुंकेसर में 3 पार्ट होता है। कौन कौन हो गया, फिलामेंट होता है यानी तंतु होता है, एक परागकोश होता है, एक परागकण होता है। जैसे देखिए यहाँ से लेकर के, समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरू जहाँ से हुआ, यहाँ से लेकर सिंगल पार्ट यहाँ तक को हम क्या कहते हैं,
तंतु कहते हैं, और कहीं पुतंतु नजर आएगा, ठीक ना। हर बात को याद करना का ऑप्शन देता है ना भाई, कभी आपको तंतु नहीं देकर पुतंतु दे देगा, आपको पता नहीं है पुतंतु क्या चीज़ है, तब इसलिए याद तो करना है। देखिए आपको कोई भी ये बता सकता है कि आप उसके पुत्र हैं, ये कॉन्सेप्ट हुआ कि पुत्र हैं, लेकिन आपको पिताजी का नाम आपको याद ही करना पड़ेगा क्या है, ठीक है, नाम किसी का याद ही करना पड़ता है। उसके बाद यहां से लेकर के चलिए देखिए कहां तक था, यहां से लेकर के यहां तक को तंतु कहते हैं। ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं हम? परागकोश, यानी क्या हो गया? एंथर। ये क्या हो गया? परागकोश, यानी क्या हो गया? एंथर। इसी के अंदर, इस परागकोश के अंदर अगर ये फूटता है तो इसके अंदर पाया जाता है परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण, ठीक है। यानी समझ लीजिए क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? परागकोश। अक्सर आप सुने होंगे कि परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। और एक और चीज जान लीजिए, देखिए यदि कोई फूल है ना, फूल के बीचों बीच में उंगली दीजिएगा ना, आपको उंगली में क्या आता है? पीला 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 कण नजर, कण चिपक जाता है। वो जो कण पीला पीला चिपक रहा है ना, वह परागकण ही है। क्या है? परागकण ही है। हाँ, आपको हम ये तो बताए थे कि अलग अलग अंग होता है, लेकिन निषेचन के लिए कोई भाग लेता है। तो निषेचन के लिए इसके तरफ से कौन भाग लेने के लिए आता है? आपका यही परागकण आता है। निषेचन के लिए कौन भाग लेने के लिए आता है? परागकण ही भाग लेता है। अब आगे हम चलते हैं। यह एक तरह से पीला वाला पार्ट का कहानी खत्म हो गया। अब देखिए जो मादा भाग जो होता है, ये स्त्री भाग जो होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या कहलाता है? आपका स्त्री भाग। हम बोले थे पीला वाला क्या है? एक तो नर भाग है, ये हरा वाला यहाँ से लेकर ऊपर, नीचे नहीं, नीचे तो ये पुष्पासन हो गया, यहाँ से लेकर ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? हम स्त्री केसर कहते हैं। यानी स्त्री भाग है तो इसको क्या कहेंगे हम? स्त्री केसर कहते हैं। ये स्त्री केसर अक्सर क्या होता है? फूलों में एक ही होता है, और कहीं कहीं क्या होगा? 3 होगा, कहीं होगा 2 होगा, ठीक ना। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? एक ही होता है। इस तरह से स्त्री केसर को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? जयान, यानी जाइनोसियम। यह ऑप्शन में जाइनोसियम भी दिया गया आगे के प्रश्नों में, ठीक है। इसलिए याद कीजिएगा ना, तो आगे आप नहीं अटकिएगा, ठीक है। आगे भी सवाल को एकदम डन करते चल जाइएगा, ठीक है। अब देखिए स्त्री केसर में कौन कौन सा पार्ट है? जैसे क्या था, ये पुरुष भाग में कौन कौन था? आपका तंतु था, परागकोश था, उसके अंदर परागकण था। तब स्त्री केसर यहाँ से यहाँ तक में भी, तो इसका भी कुछ कुछ अंग होगा। अब समझते ध्यान से, यहाँ का जो ये अंदर का भाग, यहाँ का तक का जो है, इसको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं बीजांड, ठीक ना, यानी ओव्यूल। क्या कहते हैं इसको हम? बीजांड, यानी ओव्यूल। इसी बीजांड के अंदर क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। इसी बीजांड के अंदर क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। और इसी के अंदर क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है। क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है। हम लोग में क्या होता है? एक ही बार निषेचन होता है। शुक्राणु अंडाणु के साथ फैलोपियन नलिका में गया, वहाँ पे निषेचन हो गया, जायगोट बन गया, और उसी से भ्रूण, फिर शिशु का निर्माण हो गया। एक ही बार हुआ। लेकिन नहीं, इसमें 2 बार निषेचन होता है। इसमें क्या होता है? एक मादा युग्म से एक बार निषेचन होगा, और उससे क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, ठीक। और उस भ्रूण को पोषण के लिए भी एक तरह से यहाँ भ्रूण पोष का भी निर्माण जो होता है, केंद्रक से निषेचन करके क्या करता है? भ्रूण पोष का भी निर्माण करता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? द्वि निषेचन होता है। अक्सर बोला जाता है, एक तरह से किताब, एक तरह से कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि ठीक ना, दोहरा निषेचन किस में होता है? तो दोहरा निषेचन प्रक्रिया क्या होता है? पुष्पी पौधे में होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया? बीजांड। बीजांड से बनता क्या चीज है? तो बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। इस बीजांड के चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहता है अंडाशय। क्या घेरे हुए रहता है? अंडाशय, यानी ओवरी। याद रखिएगा, ओव्यूल मतलब होता है बीजांड, ओवरी मतलब होता है अंडाशय। यह अंडाशय चारों तरफ से इसको क्या करता है? घेरे रहता है, ठीक है। जब निषेचन की प्रक्रिया बीजांड के अंदर संपन्न होती है, तो ये जो अंडाशय जो होता है, ये धीरे धीरे परिपक्व होकर के क्या बन जाता है? फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल। यानी अंडाशय बन जाता है फल, बीजांड बन जाता है बीज। अब देखते होंगे इससे क्या होता है कि सेब सब जो होता है, क्या होता है? सेब के अंदर देखते होंगे इस तरह से बीज होता है ना, अंदर में है, अंदर में बीज होता है, और ऊपर ये सब क्या है? फल। ये सब जो खाते हैं क्षेत्र को खाते हैं, और बीच में क्या आता है? बीज होता है। सेम वही प्रोसेस तो बन रहा है। ये पूरा क्या हो गया? फल हो गया। इसके अंदर में ये क्या? बीजांड से अंदर क्या आता है? बीज का निर्माण होता है। अभी प्रोसेस भी बताएंगे कैसे निषेचन होता है, मैंने अभी समझा रहे हैं, तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका यानी स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल यानी वर्तिका कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका बीजांड हो गया। समझ में आ गया आपको? अंडाशय समझ में आ गया। वर्तिका यानी स्टाइल, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आपका वर्तिका हो गया। उसके बाद ये जो पार्ट है, इतना ऊपर का इतना सा जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको हम? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये क्या हो गया? स्टिग्मा, ठीक, सबसे ऊपर के पार्ट्स को। और एक चीज समझ लीजिए, जब यह परागकण जो होता है, जब ये
परागकण क्या होता है समझिए ध्यान से। इसमें जो उपस्थित इस सब में परागकण है, परागकण इसके अंदर परागकण है। यह जब परागकण यहाँ से आकर के कहाँ आता है, वर्तिकाग्र के पास। किसके पास आता है, वर्तिकाग्र। देखिए निषेचन की प्रक्रिया ऐसे ही होता है। यह परागकण जब होता है ये परागकोश से निकल करके यहाँ वर्तिकाग्र के पास आता है, तो वर्तिकाग्र के पास चिपचिपा द्रव होता है। वह क्या करता है, परागकण को अपने में अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। इससे क्या होता है, एक परागकण क्या होता है यहाँ से अंदर आता है इस रास्ते के द्वारा। जैसे ही यहाँ पे परागकण एक तरह से यहाँ पे आता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ एक नलिका बनती है। क्या बनती है, एक नलिका। इसके अंदर अंदर देख नलिका बनती है। क्या बनता है, एक नलिका बनता है, और उसको क्या कहते हैं, पराग नलिका, पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं उसको हम, पराग नलिका। मतलब पराग नलिका वह नलिका जिससे परागकण आ रहा है, ठीक ना। एक ही परागकण इससे आता है, और उस परागकण में 2 नर युग्मक होता है। परागकण है एक, लेकिन उसमें 2 नर युग्मक होता है। वही दोनों नर युग्मक जो होता है, वही दोनों नर युग्मक क्या करता है, आ करके इस तरह से इसी माध्यम से आता है, आ करके क्या करता है, यही बीजांड के पास जाकर के निषेचन करता है। अब बीजांड में उपस्थित जो होता है, जो मादा युग्मक जो होता है, ठीक ना, मादा युग्मक से निषेचित होकर के क्या करता है, एक भ्रूण का निर्माण करता है। और एक क्या होता है, इसमें जो केंद्रक जो होता है, जिसे देखिए इसको, देखिए इसमें क्या आने के बाद यहाँ जो भ्रूण अथी जो होता है, मादा युग्मक जो होता है, उसके साथ निषेचन करके एक भ्रूण का निर्माण करता है यहाँ पे। और एक और निषेचन होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है। केंद्रक के पास क्या करेगा, केंद्रक से निषेचन करके यहाँ पे बनाता है भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है, एक भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष क्या चीज है, भ्रूण मतलब भ्रूण हो गया, ये भ्रूण हो गया। पोष मतलब भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा प्रदान करना। हम लोग भी किससे जी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, जो भोजन जो ग्रहण करते हैं हम लोग, उससे पोषण होता है। क्या चीज होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये 3 चीज तो है, ठीक है। तो उससे क्या करता है, इसको पोषण प्रदान करता है। कौन, भ्रूण पोष, ठीक है। तो आगे भी बताएंगे, बस अभी थोड़ा ये चीज समझा दिए, ठीक है। आपको एक तरह से समझ में आ चुका होगा कौन है, कौन सा भाग, फिर से देख लीजिए। सहायक अंग कौन है, पुष्पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, उसके से बाह्य दल के अधिकतम संख्या को बाह्य दल पुंज कहेंगे। दल हो गया, उसके अधिकतम संख्या को दल पुंज कहेंगे। मादा में कौन सा थी, नर में कौन हो गया, पुंकेसर। पुंकेसर में 3 पार्ट हो जाएगा, तंतु हो जाएगा, पराकोष हो जाएगा, उसके अंदर परागकण हो जाएगा। ये स्त्री केसर हुआ, स्त्री केसर में कौन कौन पार्ट हो जाएगा, बीजांड हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वर्तिका, इस पार्ट को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स को आप समझ चुके होंगे, लगभग निषेचन को भी थोड़ा हम झलक दे दिए हैं, थोड़ा हम बता चुके हैं, ठीक है। अब फिर बताएंगे एक बार निषेचन किस प्रकार से कैसे होता है। पहले जैसे से सवाल कहा था उसके अनुसार से चलते जाते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। हम आपको बताए थे कि ये जो क्षेत्र जो होता है, ये जो पीला वाला जो होता है, ये पूरा को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। और इसमें 3 पार्ट होता है। पुंकेसर में क्या पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तंतु। ये जो पीला वाला जो है, ये क्या है, जो ये जो पीला वाला जो दिख रहा है, सिर्फ ये पीला वाला, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं हम लोग, परागकोश कहते हैं। और इसी के अंदर में जो है, इस परागकोश के अंदर में है, क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, ठीक है। अब समझना है क्या बोल रहा है, परागकोश का हिस्सा नहीं है। परागकोश का हिस्सा तो परागकण है ही, परागकोश के अंदर में ना परागकण पाया जाता है, परागकण तो है ही, परागकोश तो खुद परागकोश का हिस्सा है ही। ये केसर जो होता है, समझिएगा ध्यान से, ये केसर कहते हैं, पुंकेसर को ही क्या कहते हैं हम लोग, केसर कहते हैं। पुंकेसर को ही क्या कहते हैं, केसर कहते हैं, ठीक ना। और ये जो अंडप जो है, ये अंडप किसको कहते हैं, बीजांड को कहते हैं। बीजांड तो यहाँ था ना, ये पार्ट क्या था आपका, बीजांड था। इसके पूरे ऊपर से घेरा हुआ इसको क्या था, अंडाशय था। क्या था, अंडाशय था। और यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कह रहे थे, वर्तिका कह रहे थे। यहाँ तक इसको ऊपर वाले भाग को क्या कह रहे थे हम, वर्तिकाग्र कह रहे थे। यही बीजांड जो होता है, ये बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। ये जो अंडाशय जो है, अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, कौन, अंडप आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं
कि परागकण किस में पाए जाते हैं। अब परागकण किस में पाया जाता है, अभी तुरंत आपको हम बताएं, परागकण परागकोश में पाया जाता है। परागकोश किसको कहते हैं, ये पूरा भाग क्या कहलाता है आपका पुंकेसर, ये हो गया आपका तंतु, ये क्या हो गया आपका तंतु हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, हम पराग कोश कहते हैं। और इसके अंदर में क्या पाया जाता है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है, यही बात था ना। तो क्या बोले परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। वर्तिकाग्र किसको कहते हैं, वर्तिकाग्र हम आपको बताए थे, जो मादा, इसमें मादा भाग जो होता है यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं हम लोग, स्त्री केसर कहते हैं। ये पार्ट आपका बीजांड हो गया, ये पूरा पार्ट इसका क्या हो गया, अंडाशय हो गया। यहाँ से यहाँ तक को वर्तिका कहते हैं। ये पूरे पार्ट को क्या, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सिर्फ वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र कौन हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। बीजांड कौन हो गया आपका, बीजांड ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ये जो क्या चीज का निर्माण करता है, बीजांड बीज का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद पुष्प गुहा, पुष्प गुहा इसको जो पुष्पासन जो कहते हैं, ठीक ना, इसी को क्या कहता है, इसी में क्या पाया जाता है आपका पुष्प गुहा पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, परागकण किसमें पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है, बोले ना। एक बार हम अगर समझा देते हैं, उसके बाद जो सवाल जितना भी आगे आएगा वो बहुत जल्दी जल्दी डील होगा। अन्यथा क्या होता है कि प्रत्येक सवाल में हम समझा रहे हैं, प्रत्येक सवाल में समझा रहे हैं, ठीक ना, तो एक तरह से हर बार आपको कुछ नया लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि आपको एक रिपीट होते हुए जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर का कौन कौन भाग है, पुंकेसर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं, पूरे तो कहते हैं पुंकेसर, यहाँ से यहाँ तक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं तंतु, क्या कहते हैं इसको, तंतु। और ऊपर वाला खाली पीला वाला दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परागकोश, क्या कहते हैं, परागकोश, ठीक ना। और उसके अंदर में जो होता है क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। याद तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, पुंकेसर के भाग, देखिए परागकोश, ठीक तो है, परागकोश पुंकेसर का भाग है, क्या पूरे ना पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर में कौन कौन आ गया आपका, तीनों आ गया, पुंकेसर में तीनों हो गया, परागकोश परागकण तंतु। देखिए परागकोश वर्तिका, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये भाग नहीं है, क्योंकि वर्तिका किसको कहते हैं, ये जो स्त्री भाग है इसमें इसको हम बीजांड कहते हैं, ये पूरे भाग को हम अंडाशय कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को वर्तिका कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिका कहाँ आया, वर्तिका यहाँ आया, ये क्या है, मादा भाग का, ये तो गलत हो गया। परागकोश और अंडाशय, तो परागकोश तो ठीक है, परागकोश तो है यहाँ पे पुंकेसर में, परागकोश तो है, ये पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें परागकोश तो है, लेकिन ये अंडाशय है कहीं, देखिए अंडाशय नहीं है, अंडाशय कहाँ पाया था, अंडाशय ये बीजांड के ऊपर जो एक तरह से पूरा गोलाकार से बनाया हुआ ये है आपका अंडाशय, ये तो एक तरह से ये मादा भाग, ये क्या है, अंडाशय हो गया मादा भाग, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। परागकोश और वर्तिकाग्र, परागकोश तो ठीक है, ये परागकोश है, इसके अंदर परागकण पाया था, ये तो ठीक है, लेकिन वर्तिकाग्र दे दिया, वर्तिकाग्र तो ये वाला है, ऊपर के पार्ट है वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये भी नहीं होगा। अब क्या है, परागकोश और पुतंतु। अब देखिए हम आपको बोले थे ना हर पॉइंट को याद करना है, परागकोश तो आपको मिल जा रहा है पुंकेसर के अंदर, ये है परागकोश, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, पुतंतु, और कहीं देगा आपको तंतु, ठीक है ना, इसलिए नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तंतु इसको बोलिए, ये जो भाग यहाँ से लेकर के ये जो लंबा गया है इसको तंतु बोलिए, या इसी को पुतंतु बोलिए, बात बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, परागन के बाद डैश होता है, परागन के बाद डैश होता है। तो हम पहले समझेंगे कि परागन क्या चीज़ होता है, समझिएगा। देखिए परागन क्या चीज़ है कि पुरुष जनन भाग में उपस्थित जो परागकण होता है कहाँ होता है, जैसे कि हम लोग में क्या हो रहा था, शुक्राणु कहाँ जा रहा था, निषेचन के लिए कहाँ जा रहा था, अंडाणु के पास। अक्सर क्या होता है कि नर भाग का ही नर युग्मक क्या होता है, मादा भाग के पास जाता है अक्सर, ठीक ना। हम लोग में भी क्या हो रहा था, जो नर भाग का जो शुक्राणु जो होता है वो जा रहा था मादा युग्मक के पास, ठीक ना। इसलिए बोला था निषेचन प्रक्रिया किसमें संपन्न हो रहा था, वहाँ भी मादा युग्मक में हो रहा था, हम लोग में भी, हम लोग में कहाँ होता है निषेचन, मादा युग्मक में, सॉरी मादा जनन अंग में होता है, हम लोग में होता है निषेचन नहीं। हम लोग से क्या होता है, शुक्राणु जाता है वहाँ, नहीं जाएगा तो नहीं होगा, हम लोग की तरफ से नहीं जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन जाता है हम लोग से वहाँ, और वहीं निषेचन होता है। और इसमें भी वही बात होता है कि नर भाग में निषेचन नहीं होता है, इसमें भी निषेचन मादा भाग में ही होता है। नर भाग से जो युग्मक होता है, नर युग्मक जो होता है, जिसे हम लोग में नर युग्मक शुक्राणु था, सेम उसी प्रकार से इसमें नर युग्मक कौन है, परागकण है। परागकण जाएगा कहाँ, मादा अंग में। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, कैसे जाता है कैसे होता है, समझिए। पहले हम थोड़ा समझा दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के।
चलिए देखिए, यह जो होता है आपका, ये जो आपका पुंकेसर भाग है, पुंकेसर में क्या था, तंतु था, ये तंतु था, ये क्या था, परागकोश था, इसके अंदर परागकण। आप समझ लीजिए, सीधा डायरेक्ट समझिए, इसके अंदर अब परागकण है, ये क्या है, परागकण है, ये क्या है, परागकण है। तो ये परागकण क्या होता है, किसी भी तरह से बहुत प्रक्रिया होता है, बहुत ऐसा होता है परागकण, जैसे कि आप, जैसे हम क्या बोले थे कि यह जो फूल जो दल जो आपको आकर्षित करने का जो काम करता है, नहीं किस प्रकार से करता है आपका, कि जैसे देखिए, आप आकर्षित करने से क्या फायदा, जैसे कि आप पुष्प को छुए, जैसे छुए या उंगली में परागकण इसमें लग गया, पीला पीला लग ही जाएगा, उसके बाद आपका उंगली इस वर्तिकाग्र में चिपक गया, सट गया, इस वर्तिकाग्र में सट गया, तो आपके उंगली में उपस्थित जो परागकण जो था वो क्या हो गया, इस वर्तिकाग्र में चिपक गया। तो वर्तिकाग्र के पास किसी माध्यम से परागकण आ जाए, कैसे भी आ जाए, इससे उसको मतलब नहीं है, या तो कोई तितली इस पे बैठा हो और उसकी तितली के पैर में सट करके यहाँ तितली आए, फिर तितली यहाँ चला है, ठीक ना, उसके द्वारा यहाँ पर परागकण पहुँच जाए, या वर्षा का बूंद यहाँ पे गिरा हो और उस वर्षा का बूंद उछल के एक तरह से यहाँ आ जाए और उस बूंद में परागकण हो, यहाँ पहुँच जाए। ये बहुत माध्यम है, तो पक्षी यहाँ पे बैठा हो और यहाँ से यहाँ आ जाए, बहुत माध्यम है, किसी माध्यम से अगर यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र के पास पहुँचेगा तो वर्तिकाग्र में चिपचिपा द्रव होता है, उस परागकण को अवशोषित कर लेगा। परागकण चाहे बहुत कितना भी परागकण जाए, उससे इसको मतलब नहीं है, निषेचन के लिए एक ही परागकण जाता है। जैसे हम लोग में भी क्या होता है, करोड़ों की संख्या में शुक्राणु जाता है फिलोपन नलिका के पास, लेकिन निषेचन कौन करता है, सिर्फ एक शुक्राणु करता है। इसमें भी आप यहाँ पे कितनों भी परागकण यहाँ चलाएगा, लेकिन निषेचन करने के लिए आया होगा, यहाँ पे जो होता है अंडाशय के अंदर जो है निषेचन के लिए कितना आएगा, परागकण एक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से परागकण क्या हो गया, यहाँ आया, किसके पास, वर्तिकाग्र के पास, यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद क्या चीज़ होता है कि जैसे देखिए, इसके पास जैसे बहुत सारा आया परागकण, उसमें से एक परागकण क्या होगा, यहाँ एक तरह से निषेचन जैसे होता है, सॉरी निषेचन यहाँ नहीं होता है, जैसे यहाँ से परागकण यहाँ आएगा, यहाँ चिपकेगा, उसके बाद यहाँ पे एक नली बनता है, क्या बनता है, इसमें एक नली बनता है, यहाँ पे एक नली बनता है, अंदर अंदर क्या बनता है, एक नली बनता है। और यह नली क्या करता है, समझिएगा ध्यान से, यह नली क्या करता है, इस नली के माध्यम से जो सिंगल परागकण है वो प्रवेश करता है। हाँ, उस सिंगल परागकण में क्या होता है, दो नर युग्मक होता है। हम लोग में एक शुक्राणु में एक ही नर युग्मक शुक्राणु एक ही था, लेकिन इसमें जो परागकण जो आ रहा है, इसमें एक ही में दो नर युग्मक आता है, ठीक ना। यही दो जो नर युग्मक होता है ना, इसी कारण से दोहरा निषेचन होता है, ठीक नहीं। लोग में, हम लोग में एक था तो एक ही था, एक ही बार निषेचन हुआ। तो अब यहाँ से जो होता है नर युग्मक जैसे आएगा परागकण में उपस्थित, यहाँ से आ करके क्या करेगा, बीजांड में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा, बीजांड में। जैसे देखिए क्या है, बीजांड, ठीक है, इसमें प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, समझिए ध्यान से, यह जो देखिए क्या करेगा, एक बार निषेचन करके एक ये भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण कर दिया। एक निषेचन से एक भ्रूण का निर्माण होगा। एक और निषेचन यहाँ पे जो केंद्रक जो होता है, ठीक ना, केंद्रक में उपस्थित जो होता है, समझिए बीजांड में उपस्थित जो केंद्रक होता है, ये जो बीजांड हो गया, समझिए ये जो क्षेत्र आपका बीजांड का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें उपस्थित जो केंद्रक होता है, केंद्रक से निषेचन करके यहाँ पे बनाता है भ्रूण पोष। क्या बनाता है, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। हम लोग में भी था, हम लोग में भी था, क्या था, एंडोमेट्रियम था। हम लोग में क्या था, एंडोमेट्रियम था। हम समझाते हैं एंडोमेट्रियम को लेकर के, ठीक ना। जैसे तो बोले लगभग हर प्रोसेस जो पादप में है वो हम लोग में भी हुआ था। चलिए इसी में बता देना, चलिए। ओहो, हट गया। चलिए देखिए, हम लोग भी देखिए, समझे ध्यान से, जो हम लोग में भी क्या हुआ था, यहाँ जो निषेचन हुआ था, यहाँ से शुक्राणु गया हुआ था, यहाँ से क्या था, अंडाणु ये निकला हुआ था, यहाँ पे निषेचन हुआ था। निषेचन होने के बाद यहाँ एक परत है, ठीक ना, एंडोमेट्रियम। ये परत जो था, ये क्या था, एंडोमेट्रियम। और ये लोग में कौन सा परत है, ये एंडोस्पर्म। क्या है, ये एंडोस्पर्म, ये परत है, ठीक ना, एंडोस्पर्म ये परत है, ठीक ना, उत्तक है। और यहाँ पे भी हम लोग में एंडोमेट्रियम उत्तक होता है। यही एंडोमेट्रियम उत्तक क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है तो यही एंडोमेट्रियम उत्तक क्या बनाता है, आपका अपरा बनाता है, यानी प्लेसेंटा बनाता है।
अब वह प्लेसेंटा क्या करता है कि जो मादा का जो रक्त होता है, रक्त से पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को खींच करके गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ एंडोमेट्रियम करता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे एंडोस्पर्म करता है, ठीक ना। इसलिए एग्जाम में कन्फ्यूज तरह से जब एंडोस्पर्म देगा ऑप्शन में, आपको साथ साथ में एंडोमेट्रियम भी देता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, दोनों पॉइंट को समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब समझिए ध्यान से क्या चीज हुआ कि हाँ, एक तरह से ये पराग नलिका के माध्यम से परागकण जो होता है उसमें दो नर युग्मक होता है, यहाँ पहुंचा था और क्या बना था, एक निषेचन करके भ्रूण बना था और एक जो होता है उसके केंद्रक से निषेचन करने के लिए, इसी भ्रूण को पोषण देने के लिए क्या बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है, ठीक है। और यह जो बीजांड जो था, यही जो बीजांड जो होता है ये विकसित होकर क्या बनाता है, आपका बीज बनाता है। और ये जो ऊपर का जो अंडाशय जो होता है, जैसे निषेचन होता है उसके बाद ये भी परिपक्व होकर के, अंडाशय परिपक्व होकर के क्या बनाता है, ये फल बनाता है। इसका मतलब समझिए, ध्यान से लिख दीजिएगा कि बीजांड जो होता है, ये बीजांड जो होता है ये क्या बनाता है, आपका बीज बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अंडाशय होता है क्या बनाता है, ये क्या है, आपका अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाता है, आपका ये फल बनाता है, यानी फ्रूट बनाता है। बस याद रखिएगा इतना सा चीज, ठीक है। चलिए, ये एक तरह से क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न हुआ। नॉर्मल बस ये निषेचन है, बस इसी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए एक प्रकार से एक और चीज़ याद रखिएगा, समझिए ध्यान से, ठीक है ना। निषेचन का प्रकार दिया गया इसमें ऑप्शन में, कोई नहीं, ठीक है, छोड़िए। क्या हुआ है, परागकण के बाद क्या होता है, परागकण के बाद क्या बना था, ये बीजांड ही बना था ना। क्या चीज बना था, यहाँ पे देखिए, परागकण के बाद क्या बना, ये बीजांड बना था। क्या बना था परागकण के बाद, ये बीजांड, यानी क्या तरह से बीजाणु का निर्माण, बात वही हो गया। परागकण हुआ था ना, वही प्रोसेस से ना बना था बीजांड, यानी बीजाणु का क्या हुआ, निर्माण हुआ। विभेदन मतलब विभाजित होकर के जड़ का, पत्ती का निर्माण होना, पौधे का विभेदन कहलाता है। प्रस्वेदन मतलब क्या होता है, प्रकाश का जो पत्ता जो होता है, पत्ते के द्वारा वाष्प का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, आपका प्रस्वेदन कहलाता है। उर्वरन मतलब यही हो गया निषेचन। उर्वरन मतलब क्या होता है, निषेचन। निषेचन कहाँ संपन्न हुआ, निषेचन कहाँ संपन्न हुआ था, यहाँ पे, यहाँ के अंडाशय के अंदर संपन्न हुआ था। कहाँ पे निषेचन कहाँ संपन्न हुआ, अंडाशय के अंदर संपन्न हुआ। चलिए, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। ये जो पुष्प का ये जो हरा वाला है, इसको क्या कहते हैं, मादा जनन अंग। पूरे को हम क्या कहते हैं, देखिए समझिए ध्यान से, पूरे को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पिस्टिल। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, पिस्टिल। या पिस्टिल के समूह या कुल पिस्टिल को भी एक तरह से क्या कहते हैं हम लोग, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जायांग। इसको क्या कहते हैं, जाइनोसियम। क्या कहते हैं, जाइनोसियम, ठीक है। कहाँ है, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, देखिए एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको कहते हैं, एंड्रोसियम समझ लीजिए, ये जो है पूरे को क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, पुंकेसर। एक है तो उसको कहेंगे पुंकेसर, ठीक ना। क्या एक है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पुंकेसर कहते हैं, यानी स्टेमन इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टेमन कहते हैं। उसी का पुंकेसर का जो झुंड जो होता है, बहुत सारे पुंकेसर को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग, ठीक ना। एंड्रोसियम, इसको क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। तो ये एंड्रोसियम किसको कहते हैं, ये तो नर भाग को कहते हैं। किसको कहते हैं, नर भाग को। पुरुष अति पुंकेसर क्या है, ये नर भाग है। ये हरा वाला ये क्या है, मादा भाग है, ठीक ना। जिनेसियम क्या है, ये जिनेसियम है। आंसर क्या हो जाएगा आपका तब, ये जिनेसियम। क्या हो जाएगा, मादा जनन कौन सा हो गया, ये जिनेसियम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, कोरोला। आपको हम बताए थे कि इंग्लिश बहुत मायने रखता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया, देखिए सब इंग्लिश में ऑप्शन दिया, कोई हिंदी में नहीं दिया। कोरोला देखो किसको कहते हैं, देखिए ये जो है, ये रेड वाला जो दल है, इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एगो है तो उसको क्या कहेंगे, हम पेटल कहेंगे। इसी की संख्या बहुत अधिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोला। यानी पेटल मतलब दल हो गया, और कोरोला मतलब क्या होगा, दलपुंज हो गया। कोरोला मतलब क्या हो गया, दलपुंज हो गया। एगो है मतलब कि पेटल मतलब क्या हो गया, ये दल हो गया, और कोरोला मतलब क्या हो गया, दल पुंज हो गया। याद रहेगा तब ना इस चीज को। चलिए अगला क्या है, कैलेक्स। हम आपको बताए थे कि देखिए, अगर यदि सिंगल में यदि बाह्य दल एक है, बाह्य दल क्या है, एक है, उसको हम सेपल कहते हैं। एक है तो क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। इसी की संख्या बहुत अधिक है, यानी बाह्य दल पुंज हो गया, वो बहुत अधिक मतलब बाह्य दल पुंज हो गया, उसको हम कहते हैं केलक्स। क्या कहते हैं हम लोग, केलक्स, ठीक है। चलिए, इसको कहते हैं बाह्य दल, इसको कहेंगे बाह्य दल पुंज। आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिनेसियम। अगला है, एक फूल के परागकोश से
एक फूल के परागकोश से। एक फूल है, इसका परागकोश कौन कहते हैं? इसे ये एक तरह से जो पुंकेसर जो भाग है, इसी के ऊपर का ये वाला जो, इसी को कहते हैं, इसी के अंदर परागकण पाया जाता है। ये क्या है? परागकोश, ठीक ना। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? यानी परागकोश से एक तरह से वर्तिकाग्र, चलिए जैसे फिगर दिया है उस धीरे से आते हैं, ठीक ना। इस फूल में आते हैं, इस फूल में क्या आते हैं? जो परागकोश है, ये क्या पीला वाला क्या है? परागकोश है। इसी के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। वही बोल रहा है परागकोश का एक तरह से, परागकोश से परागकण निकल करके कहाँ आ रहा है? देखिए तो यहाँ वर्तिकाग्र तक। कहाँ आ रहा है? वर्तिकाग्र तक। देखिए यहाँ पे भी वर्तिकाग्र है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आ सकता है। ये फूल है, एक फूल में भी है, इसी फूल में देखिए एक तरह से परागकोश भी है, इसी फूल में क्या है? वर्तिकाग्र भी है। परागकण यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, या परागकण या वहाँ भी जा सकता है, दूसरे फूल में भी जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी कोई, जैसे एक फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र तक जाए या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, निषेचन होगा। बस पुष्प क्या होना चाहिए? एक ग्रुप का होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग का जो एक तरह जो हम लोग का जो स्पर्म जो होता है किसी दूसरे जीव में काम कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक जीव का होना चाहिए, एक कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक ना। भाई जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल ही होना चाहिए, ठीक है। उसका परागकण बनो उसके वर्तिकाग्र में जाकर निषेचन कर लेगा। हाँ, किसी दूसरे फूल में है तो उसमें भी जाएगा, खुद ही फूल में, एक ही फूल में भी होता है, ठीक ना। हाँ, याद रखिएगा इसका जो प्रकार जो बोला जाता है कैसे होता है, समझिए कि स्वपरागन होता है, पर परागन होता है, स्वजात पुष्पी परागन होता है। इसका जो परागन का जो प्रक्रिया जो होता है, देखिए ध्यान से, परागन जो होता है ये मुख्य रूप से 3 होता है। कौन होता है? एक स्व होता है, स्वपरागन होता है, एक होता है सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी परागन, ठीक होता है। एक हो जाता है आपका पर परागन। क्या होता है? पर परागन। अब देखिए इसमें क्या चीज कराएगा, तो सब परागन है, क्या कराएगा? तो सब निषेचन, सबका सब निषेचन कराएगा। बस खाली स्थान स्थान के आधार पे इसको कहा गया है। समझिएगा ध्यान से, कोई एक वृक्ष है, जैसे देखिए कि एक वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष है, ठीक ना। इसमें क्या एक फूल ये है, एक फूल क्या है? ये फूल है, ठीक है। ये फूल में उपस्थित, जैसे ये वाला फूल यहाँ, ये फूल में उपस्थित जो परागकण है इसी फूल के वर्तिकाग्र तक जाए, एक ही फूल में रह जाए सिमट करके, एक ही फूल में निषेचन कर ले। मतलब यहाँ से परागकण निकला, इसी के वर्तिकाग्र में आकर के यहाँ जाकर के निषेचन कर ले, एक ही फूल में रह जाए, ठीक ना। तो उसको हम कहते हैं क्या चीज? हम स्वपरागन, खुद में कर लिया स्वपरागन, ठीक है। उसके बाद अब एक क्या आता है? एक ये स्वपरागन हो गया, स्वपरागन हो गया। एक क्या होता है? पौधा वही है, बस पुष्प एक यहाँ है। क्या है? एक पुष्प यहाँ है। इसका परागकण जो होता है निकल करके इसमें आकर के, इसका जो वर्तिकाग्र है उसमें आकर के निषेचित कर ले, ठीक है। पौधा वही है, बस खाली क्या है? इस पुष्प का इस पुष्प में आकर के कर ले। इसको हम कहते हैं सजात पुष्पी। इसको क्या कहें हम? ऐसा प्रक्रिया क्या कहते हैं हम? सजात पुष्पी। क्या कहते हैं हम? सजात पुष्पी कहते हैं इसको, ठीक है, सजात पुष्पी परागन। हाँ, अब पर परागन किसको कहते हैं? पौधा ये है, एक पौधा ये है और अगला पौधा है यहाँ पे है, अगला पौधा यहाँ पे है। इन दोनों में से कोई पुष्प से कोई, इस पौधे का पुष्प का परागकण यहाँ से निकल करके यहाँ पे उपस्थित जो कोई जो फूल है उसके वर्तिकाग्र में जाकर के इसको निषेचित कर दे, इसको कहते हैं पर परागन। मतलब पर मतलब दूसरा, ठीक है, इसको कहते हैं हम पर परागन। कुल मिला के परागन की प्रक्रिया 3 है। ये एनसीईआरटी में इसी प्रकार से दिया गया, ठीक ना। ये लगता सजात पुष्पी है कि स्वपरागन की तरह है, लेकिन ये परागन की प्रक्रिया क्या है? 3 तरह से होता है, ठीक है। समझे बात को? चलिए, हाँ, अब इसमें क्या होता है? सहायता जो हम आपको जो बोले थे, ठीक ना, कैसे कैसे प्रदान करता है। हम लोग क्या बोले थे? परागन प्रक्रिया हम लोग भी सहायता देते हैं, कीट पतंग भी देता है एक तरह से, मधुमक्खी भी देता है, तितली भी देता है, ठीक ना, पक्षी भी देता है। वो सब चीज़ के बारे में आपको बताते। देखिए जैसे कि ये जो है,
ये मधुमक्खी क्या किया कि यहाँ पे उपस्थित जो यहाँ परागकोश था, यहाँ पे आकर के बैठा, इस फूल पे बैठा। इस फूल के परागकोश से जो परागकण है उसके क्या हुआ, ये देखिए पीला पीला दिख रहा है ये वाला, देखिए उसके क्या पैर में चिपक गया। हम आपको बोले थे कोई पुष्प का जब उंगली डालिएगा तो आपके उंगली में पीला पीला सट जाएगा कण, उसको परागकण कहते हैं। वही कण इसके पैर में सट गया। अब यहाँ से क्या करेगा ये मधुमक्खी, यहाँ से उड़ा जा करके दूसरे फूल में यहाँ आकर के क्या करेगा, बैठेगा, यानी स्टिग्मा पे जैसे सटेगा ये पीला पीला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक परागकण अंदर जाएगा, अंदर जाके निषेचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से ये मधुमक्खी भी एक तरह से मदद करता है परागण में। इसी प्रकार से क्या होता है, तितलियां भी मदद करती हैं। इसी प्रकार से कोई पक्षी मदद करता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ जिसने देखते होंगे एक तरह से, ऐसे हाथ लेते लेते जाकर सटाते सटाते सब फूल में चल जाते हैं हम लोग, ठीक ना। कहीं भी देखते हैं बगीचा में, तो वही एक तरह से क्या हुआ, इस फूल में हम लोग कहाँ सटा, परागकण उंगली में सट गया। उसके बाद यहाँ आए, जैसे कि यहाँ पे उंगली क्या हो गया, इस वर्तिकाग्र में सट गया, परागकण यहाँ चला गया, निषेचन प्रक्रिया ऐसे हो जाएगा। चलिए, क्या चीज, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थान तो क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यौन प्रजनन, देखिए यौन प्रजनन तो ये भी है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। देखिए पुनर्जनन, पुनर्जनन क्या होता है, प्लेनेरिया में होता है। पुनर्जनन में क्या होता है, जैसे हम लोग में क्या होता है, अगर हम लोग के गर्दन को काट दिया जाए तो फिर दो बन सकते हैं ना, हाँ। लेकिन वही प्लेनेरिया को क्या होता है, आप 3 भाग में भी काट दीजिएगा ना तो 3 को प्लेनेरिया हो गया, 4 भाग में काट दीजिएगा तो 4 को प्लेनेरिया हो गया, ठीक ना। उस तरह से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन। काट दिए पुनः जिंदा हो गया और 2 हो गया, 1 नहीं 2 हो गया, ठीक है, उसको पुनर्जनन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, पत्ते के द्वारा क्या वाष्प का उत्सर्जित होना। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इससे पहले प्रकाश संश्लेषण में हम आपको क्या किए हैं, ये सब हम समझाए हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, समझिए ध्यान से। देखिए पत्ती है, ये क्या है, एक पत्ती है कोई पौधे का, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, एक तरह से प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है, एक तरह से प्रकार का वो भोजन है। ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जो होता है, अब इस ग्लूकोज को क्या करता है, पौधा जो होता है सांस लेकर के, यानी ऑक्सीजन प्राप्त करके क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। तोड़ने का फलस्वरूप क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। पौधा एटीपी का उपयोग कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देता है। यह जो बचा जो जल जो होता है, यही जल क्या होता है, देखे होंगे पत्ती में सुबह सुबह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद टाइप्स का गिरते हुए, ठीक ना। वही क्या होता है, ये बाहर निकलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। हम आपको बोले थे भ्रूण कब बढ़ेगा, भ्रूण बनेगा कब, जब निषेचन होगा। निषेचन कब होगा, जब परागकोश में उपस्थित परागकण वर्तिकाग्र तक आएगा। जैसे वर्तिकाग्र तक आएगा, परागकण यहाँ चिपक जाएगा। यह परागकण, कई परागकण आ सकता है, उसमें से एक परागकण जैसे अंदर आएगा, तब जैसे अंदर आएगा यहाँ एक परागनलिका बनेगा। क्या बनेगा, एक परागनलिका बनेगा। यह परागनलिका कहाँ पहुँचेगा, एक तरह से अंडाशय में, यहीं से शुरू हो जाता है अंडाशय। ये क्या हो गया, पूरे शेप को क्या कहें हम, अंडाशय। उसके बाद यहाँ क्या होता है आपका, बीजांड। क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या होगा, एक तरह से परागकण में उपस्थित के एक परागकण में 2 नर युग्मक होता है। वह इस तरह से आकर के क्या करेगा, इसमें घुसेगा, किसमें, बीजांड में घुसेगा। बीजांड में घुसने के बाद यहाँ निषेचन करेगा, 2 बार निषेचन करेगा। एक बार निषेचन जिससे करेगा, एक निषेचन से क्या बनेगा, यह भ्रूण बनाएगा। एक निषेचन से क्या बनाएगा यह भ्रूण बनाएगा। और जब दूसरा निषेचन जो होगा तो यह भ्रूणपोष बनाएगा। क्या बनाएगा, यह भ्रूणपोष बनाएगा। यह भ्रूणपोष क्या करता है, यही भ्रूण को क्या करता है, तो पोषण प्रदान करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा प्रदान करता है। यही 2 बार जो निषेचन होता है, इसलिए क्या कहता है, जो पुष्पी पौधे में क्या होता है, द्विनिषेचन होता है, ठीक ना। क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। ये बीजांड तो पहले से ही होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीजांड। यही बीजांड क्या करता है, ये बीज का निर्माण करता है। यही ये जो भ्रूण है, ये बीज ही है, ठीक ना। यही क्या होता है, विकसित होकर क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। ये बीजांड जो है, ठीक है। अब अंडाशय, ये अंडाशय क्या हो गया, ये पूर्ण अंडाशय। हमको आपको बताए थे कि बीजांड जो होता है, बीजांड बीज का निर्माण करता है। अंडाशय क्या चीज का निर्माण करता है, आपका फल का निर्माण करता है परिपक्व होकर। युग्मनज, युग्मनज हम बताए थे, देखिए यहाँ पे जो बीजांड जो होता है, बीजांड के अंदर जो 2 नर युग्मक था, इसमें परागकण में से एक जैसे नर युग्मक जैसे आता है, यहाँ पे अंदर प्रवेश करता है परागकण का, यहीं पे उपस्थित होता है एक मादा युग्मक। क्या होता है, मादा युग्मक। दोनों निषेचन करके ना भ्रूण बनाता है। यानी निषेचन करेगा तो पहले क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। युग्मनज बनाने के बाद फिर क्या बना देगा, यो भ्रूण बना देगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, भ्रूणपोष हो जाएगा। चलिए परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किया जाते हैं। परागकण किसके, परागकण किससे निकलता है, परागकोश से निकलता है।
अंडाशय के बारे में बता चुके हैं। अंडाशय क्या करता है, फल का निर्माण करता है। वर्तिकाग्र बता चुके हैं, फिलामेंट बता चुके हैं। अब लगभग सब वैसे ही आएगा। फूल का इसमें से कौन सा भाग परागकण में सहायता करता है? फूल का कौन सा भाग परागन में, देखिए परागकण अलग चीज है, परागकण अलग चीज है। यह एक नर युग्मक है, नर युग्मक है। और एक देखिएगा परागण होता है, परागण होता है। परागण मतलब यही हो गया, इससे क्या हो गया, निषेचन की प्रक्रिया। क्या हो गया, परागण मतलब समझ लीजिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ठीक, याद करने के लिए एक तरह से, ठीक ना। परागकण मतलब कण हो गया, जो कि एक तो युग्मक जो भाग लेते हैं उसको परागकण कहते हैं। कौन कौन देखिए ऑप्शन में क्या है, परागकण में सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, देखिए बाह्य दल। बाह्य दल ये हो गया, ये सहायता प्रदान करता है, नहीं करता है, सहायक अंग है। पंखुड़ी, देखिए पंखुड़ी इसी दल को कहते हैं, इस दल को क्या कहते हैं हम लोग, पंखुड़ी भी कहते हैं। ये भी तो सहायक अंग है। अब बताइए, आपको दल तो नहीं दिया है, ऑप्शन में पंखुड़ी दे दिया है। आपको याद रहेगा प्रत्येक चीज को, तब ना एक तरह से ऑप्शन के अनुसार से टिक मार पाइएगा, सही पता कर पाइएगा। अब ये क्या चीज है आपका, देखिए परागकोश, ये क्या है आपका, परागकोश है। परागन में, परागन से देखिए परागकोश, ये क्या हो गया, परागकोश। यहाँ भी एक तरह से ये भी नहीं हो जाएगा, देखिए मुख्य रूप से हो जाएगा आपका मुख छिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख छिद्र हो जाएगा। मुख छिद्र पाया जाता है आपका, इसके अंदर पाया जाता है मुख छिद्र, नहीं सॉरी, ये भी एक तरह से पार्ट ही है। मुख छिद्र पार्ट हो जाएगा, आपको सहायता प्रदान करेगा। मुख छिद्र क्या एक पार्ट ही है, लेकिन सहायता आपका प्रदान कौन करेगा, परागकोश करेगा। क्योंकि परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है आपका, परागकण। क्या पाया जाएगा, इसी के अंदर क्या पाया जाता है आपका, परागकोश। इस पार्ट को कहते हैं परागकोश, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका परागकोश हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, पौधे से बीज में भ्रूण होता है। पौधे से बीज में भ्रूण होता है। पौधे से बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थिति में अंकुरित हो जाता है। हाँ, जो भी बीज जो होता है क्या होता है, जैसे बीज का निर्माण हो गया तो उचित परिस्थिति में अंकुरित होगा, मतलब मौसम के अनुसार से अंकुरण होगा, या तो उसमें नमी मिलेगा तब वो अंकुरित होगा, ठीक है। उसका स्थिति जैसा परिस्थिति होगा उस अनुसार से वो अंकुरित होता है। इस प्रक्रिया में इसमें से किसके रूप में जाना जाता है, तब जो अंकुरित हो रहा है उसको क्या कहेंगे, हम अंकुरन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंकुरन कहेंगे। एक तरह से क्या हो गया, बीज से अंकुरित हो गया, ठीक है। चलिए पर परागन हम आपको बता चुके हैं। एक पौधे में उपस्थित जो फूलों में उपस्थित जो परागकण जो होता है, दूसरे फूलों में उपस्थित जो वर्तिकाग्र होता है उससे जाकर के निषेचन। जैसे एक पौधा है, एक अलग पौधा का है, तो समझ लीजिए ध्यान से, ये एक अलग पौधा का फूल है। ये क्या है, अलग पौधा का फूल है। और ये भी क्या है कि अलग पौधा का कोई है फूल है, ठीक ना। और इसके फूल का जो परागकोश में उपस्थित परागकण क्या होता है, दूसरे पुष्प में जाकर के, वर्तिकाग्र में जाकर के निषेचन करेगा। इसको क्या कहेंगे हम, पर परागन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पर परागन कहेंगे। परागन, परागन हम आपको बताए 3 प्रकार का होता है, एक स्व होता है, एक सजात पुष्पी होता है, एक पर परागन होता है, ठीक ना। वाष्पोत्सर्जन हम बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंकुरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, अंकुरन। अगला क्या चीज है, डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। कौन फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, देखिए गर्भ केसर। ये क्या हो गया, ये हो गया गर्भ केसर। गर्भ केसर क्या है, मतलब स्त्री केसर को क्या कहते हैं, एक तरह से क्या हो गया, गर्भ केसर। ये तो मादा जनन अंग है, ठीक है। अब देखिए पुंकेसर, ये नहीं, पुंकेसर तो क्या, पुरुष जनन अंग। पुंकेसर इसको कहते हैं। ये पीला वाला क्या है, पुंकेसर, ये क्या पुरुष जनन अंग हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, ये तो पुरुष जनन अंग है, ठीक है। ये तो मादा जनन अंग था, ये पुरुष जनन अंग है। बाह्य दल, बाह्य दल क्या है, पुरुष जनन अंग नहीं है। ये क्या है, सहायक अंग है। ये बाह्य दल हो गया, ये क्या है, सहायक अंग है। इसलिए ना हर पार्ट आपको याद रहेगा, तब ना तरह से ऑप्शन में टिक मार पाइएगा। ये पंखुड़ी, पंखुड़ी किसको कहते हैं, इस दल को कहते हैं। पंखुड़ी किसको कहते हैं, दल को कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। आप बताइए, तो मादा जनन अंग कौन हो जाएगा आपका, आपका गर्भ केसर हो गया, पंखुड़ी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गर्भ केसर होगा। परागकण डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। परागकण डैश समूह के पौधे की विशेषता है। पहले थोड़ा सा हम अभी यहाँ समय लेंगे। लगभग कितना टाइम हुआ सूरज, टाइम कितना होगा, 45। चलिए ज़्यादा नहीं, 5 मिनट समय लगेगा। इसी में हम कोशिश ये कर देंगे आपको कि लगभग जितने सवाल भी लगभग हुआ है, 14 हुआ हो जाएगा, ठीक ना। हम पहले हम बता देते हैं कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म क्या चीज़ है, ये हम थोड़ा समझाते हैं। अभी तुरंत ही बस मात्र 5 मिनट में लगभग आपका पादप जगत जो होता है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। एक तरह से उसे सेट करके रखें, कोशिश कीजिए समझने का। उसके बाद इसको भी हम अच्छा से समझा देंगे, आप खुद इसमें आंसर चुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस खाली समझना थोड़ा सा। देखिए
पादप जो टोटल हम पहले से लिख के रखे हुए हैं अक्सर सबको समझाने के लिए। देखिए ध्यान से देखिए, पौधे का जो वर्गीकरण जो होता है मुख्य रूप से 2 ग्रुप में बांटा गया। एक होता है अपुष्पोद्भिद, जकरा में पुष्प नहीं है। पुष्पोद्भिद यानी पुष्प है, जैसे शुभ मतलब अच्छा, शुभ के पहले आ जन लग गया तो उसका उल्टा यानी बुरा। ठीक है, यानी क्या हो गया, यह पुष्पोद्भिद मतलब क्या हो गया, पुष्प है। अपुष्पोद्भिद यानी पुष्प नहीं है, बस यही याद रखिएगा। अब इसका इंग्लिश जो होता है फिनरोगेमस होता है, और इसका क्या होता है क्रिप्टोगेमस। कहीं आपको फिनरोगेमस रहेगा, कहीं पुष्पोद्भिद रहेगा, कहीं आपको क्रिप्टोगेमस रहेगा, अपुष्पोद्भिद रहेगा। नाम तो आपको याद करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रोसेस हम समझाएंगे। इसमें क्या है, पुष्प नहीं है। एक बात बताइए, जिसमें पुष्प नहीं है उसमें फल होगा? नहीं होगा। उसमें बीज होगा? नहीं होगा। जिसमें फूल नहीं तो फल नहीं, बीज नहीं। इसका मतलब अपुष्पोद्भिद में ना फूल होगा, ना फल होगा, ना बीज होगा। अब ये पुष्पोद्भिद है तो इसमें क्या है, फूल है। फूल है तो निषेचन होकर के अंडाशय फल बनाएगा ही। निषेचन करके क्या करेगा, एक तरह से निषेचन होकर के बीजांड जो होता है वह बीज बनाएगा ही। ठीक, बस। अब आते हैं, यह अपुष्पोद्भिद का 3 टाइप है। एक थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एक अच्छाई की बात है कि इंग्लिश में ही रहता है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक ना। अब इसको समझिए, खाली नाम आप याद कीजिए, इसका प्रोसेस समझना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि अगर यदि जो पिता में जो गुण होगा, ठीक ना, उसका डीएनए का गुण उसके बच्चे में आएगा ना। जब अपुष्पोद्भिद में फूल फल बीज नहीं था, इसी का यह तीनों बेटा है। ठीक ना, तो तीनों में क्या हो जाएगा, फूल फल बीज होगा। इसमें क्या होगा, फूल फल बीज होगा? नहीं होगा। इसमें भी फूल फल बीज होगा? नहीं होगा। इसमें भी टेरिडोफाइटा में भी फूल फल बीज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पिता में ही नहीं है। जिसका एक तरह से शाखा उसी में फूल फल बीज नहीं है, तो ये तीनों में फूल फल बीज नहीं होगा। बस याद कीजिएगा समझ के, बस। उसके बाद स्टार्टिंग जो थैलोफाइटा जो होता है, एक तरह स्टार्टिंग पीरियड का पौधा है। स्टार्टिंग, इसमें एक तरह समझ लीजिएगा कि कुछ भी नहीं है, एक तरह से नाम के बदन पौधा जगत में है। ना ही इसमें जड़ है, ना इसमें तना है, ना ही इसमें पत्ती है। एक बात बताइए, संवहनीय उत्तक किसको कहते हैं? जो जाइलम फ्लोएम जो है उसी को कहते हैं संवहनीय उत्तक। जाइलम क्या करता है, पोषक तत्व को जड़ से खींच करके पत्ती तक लेके जाता है। ठीक है, जाइलम क्या करेगा, जैसे देखिए ये जड़ पौधा है, इसका ये जड़ है, और यहाँ से एक तरह समझ लीजिए यहाँ से ऊपर लेके जाता है, कहाँ तक, एक तरह से जो यहाँ इसका जो पत्ती है यहाँ तक लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, आपका जाइलम लेके जाएगा। और वहाँ से लेकर के जो भोजन जब बन जाएगा वो जल के द्वारा एक तरह से प्रकाश संश्लेषण में पत्ती के पास भोजन बन गया, तो उस पत्ती से लेकर के सभी अंगों तक पौधा का सब अंग, टहनी, जितना पत्ता, टहनी, जड़ सबको भोजन पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। एक बात बताइए, तना रहेगा, इसी तने के माध्यम से न जाता है जाइलम। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ना जड़ है, न तना है, न पत्ती है। यहाँ जड़ से ले जा करके तना के द्वारा पत्ती को ले जा रहा था, कौन, जाइलम। नहीं जड़ है, नहीं तना है, पत्ती है, तो जाइलम कहाँ से होगा, जाइलम भी नहीं होगा। इसका मतलब एक तरह से क्या करेगा, एक तरह से ना जाइलम होगा, ना इसमें फ्लोएम होगा। जड़ तना पत्ती है ही नहीं, तो नहीं जाइलम होगा, ना ही फ्लोएम होगा। एक तरह से क्या होगा, संवहनीय उत्तक क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जिसे आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में क्या हो जाएगा, जड़ का थोड़ा सा आभास होगा। प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जाता है कि किस वर्ग के ग्रुप में जड़ का आभास होता है। ये ब्रायोफाइटा में जड़ का भी आभास होगा, तना का भी आभास होगा, ए डॉट मतलब ऊपर जो लिखा है वही हो जाएगा, पत्ती का भी थोड़ा आभास होगा। इसमें आभास होना शुरू होगा, सब चीज का क्या होगा, आभास होना शुरू होगा, होगा नहीं, लगेगा कि है। ठीक है, उसके बाद चलिए ये हो गया। और उसके बाद जैसे टेरिडोफाइटा में आइएगा, टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि जड़ होता है, तना भी होता है, विकसित हो जाता है, तब तक में ये पत्ती विकसित हो जाता है। अब जिसमें जड़ तना पत्ती है उसमें जाइलम का होना जरूरी है, क्योंकि जाइलम क्या कर रहा था, यहाँ जो जड़ था, जड़ से ही न जल को लेकर जा रहा था तना के द्वारा पत्ती तक। कहाँ तक, पत्ती तक। तो इसका मतलब जड़ तना पत्ती तीनों में है, तो जाइलम भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये संवहनीय उत्तक भी हो जाएगा, यानी जाइलम फ्लोएम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों समझ में आ गया आपको, क्या चीज है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता, इसमें आभास होता है, इसमें पाया जाता है। अब समझिए,
अब इसमें देखिए क्या चीज हो गया, देखिए यह क्या होता है, पानी या नमी में पाया जाता है। ये जो होता है आपका ये थैलोफाइटा जो होता है ये पानी में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या जड़ तना, जड़ है ही नहीं तो मिट्टी में पकड़ कहाँ से बना पाएगा मिट्टी में पकड़ नहीं ना है। तो इसलिए क्या होता है ये पानी में पाया जाता है, ठीक ना। यह सबसे सरल पौधा है, सबसे स्टार्टिंग पीरियड्स का पौधा एकदम सबसे क्या है, यह सरल पौधा है। इसके उदाहरण कौन कौन से है, उदाहरण भी याद कीजिएगा, एग्जाम में उदाहरण भी एक तरह से पूछता है, ठीक ना। फंगी यानी कवक हो गया, एल्गी शैवाल हो गया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो गया, उदाहरण इसका याद कर लीजिएगा। अब देखिए ब्रायोफाइटा पहले देखिए इसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, ये क्या हुआ, पानी में रहता था क्योंकि इसके पास पकड़ मौजूद नहीं था। अब ब्रायोफाइटा में थोड़ा आभास हुआ, इसलिए इस प्रकार का जीव क्या हुआ कि जल में भी थोड़ा रहने लगा और स्थल में भी थोड़ा रहने लगा, कुछ जल में भी और कुछ नमी वाले स्थल में भी रहने लगा, क्योंकि इसमें कुछ जड़ का आभास हुआ। जड़ रहेगा तब ना पकड़ेगा भाई, है और जमीन को पकड़ने के लिए जड़ चाहिए। इसमें थोड़ा आभास हुआ कि थोड़ा सी ये जड़ की थी जमीन की ओर गया, ठीक है। अब गया इसमें क्या देखिए, यह पानी स्थल दोनों में पाया जाता है, अब जो दोनों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक ना। इस पौधे को हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप के पौधे को क्या कहते हैं, हम उभयचर भी कहते हैं। यह सबसे पहला स्थलीय पौधा, सबसे पहला, क्योंकि पहले ये तो इस ग्रुप का जो स्टार्टिंग में जो पौधा बना हुआ था इस प्रकार का था। अब पहली बार कोई पौधा क्या आया था, स्थल में आया था, कौन, ब्रायोफाइटा ग्रुप का। इसका उदाहरण कौन कौन सा हो गया, मोसेस हो गया और लिवरवर्ट्स हो गया। कौन कौन उदाहरण हो गया, मोसेस, लिवर, जो उदाहरण है इसमें यही उदाहरण एग्जाम में पूछता है, कोई बाह्य नहीं पूछता है, ठीक ना। उसके बाद इससे जब आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा में, इसमें जड़ तना पत्ती संबंधित तक सब कुछ है। जब जड़ इसमें हो गया, मजबूती जड़ हो गया, तो ये जड़ में क्यों रहेगा, मिट्टी में अपना पकड़ बना सकता है, इसलिए कहाँ रहने लगा, या स्थल में रहने लगा। इसका उदाहरण क्या हो गया आपका, फर्न हो गया। अब बताइए ये सब जितना भी था यह क्या था आपका, अभी तक देखिए यह अपुष्पोद्भिद में क्या था, पुष्प था ही नहीं, इसमें क्या था, पुष्प नहीं था। लेकिन पुष्पोद्भिद में क्या था, फूल था तो फल भी था और बीज भी था, ठीक ना। यह पुष्पोद्भिद जो होता है यह दो ग्रुप में है, यह पुष्पोद्भिद कितना है, दो ग्रुप में है। कौन कौन, आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म, और दूसरा क्या है, अनावृत्ति, सुने ध्यान, यार मिस्टेक हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। चलो देखिए, एक तो क्या था, एक आवृत्ति बीजी था और दूसरा क्या था, ये अनावृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी मतलब क्या होता है कि एक फल के अंदर में बीज था। जैसे देखिए आप सेब है, सेब क्या ऊपर से फल है अंदर में बीज है। मैक्सिमम जो होता है समय क्या होता है, फल के अंदर में क्या होता है आपका बीज होगा, उसको हम कहते हैं आवृत्ति बीजी, ठीक है। और एक होता है अनावृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी में क्या होता है, जो बीज जो होता है आपको बाहर में दिखता है, बीज कहाँ दिखता है आपको, बाहर में बीज दिखेगा एकदम नग्न अवस्था में, उसको हम क्या कहते हैं, हम अनावृत्ति बीजी देखेंगे। अब एक बात बताइए, फल और बीज का कारण कहाँ से आया, फूल से आया। इसमें फूल नहीं था कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या था, फूल था तो फल भी हुआ, बीज भी हुआ। तब ना एकदम फल के अंदर बीज हो या बीज के बीज बाहर में हो, तो इसके कारण हुआ, जिसमें फूल था उसी के कारण हुआ ना, ठीक है। बस हमको मुख्य रूप से यही समझाना था कि यह जो एक तरह से पुष्पोद्भिद के अंतर्गत क्या होता है, ऐसा सब प्रक्रिया संपन्न होता है, यानी फेंड्रोगेमस के अंतर्गत। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, इसमें जब फूल फल है, जब फूल है, फल है, बीज है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ रहेगा, जड़ भी रहेगा, तना भी रहेगा, पत्ती भी रहेगा, संबंधी उत्तक भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए ऐसा सब जो भी पौधा देखिए, एक तरह सेब का है, सेब का पौधा, ठीक ना। अब सेब के पौधे में क्या होता है, जड़ नहीं होगा, तना नहीं होगा, पत्ती नहीं होगा, संबंधी उत्तक नहीं होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, है सब में है। तो अब इसी तरह से देखिए, अब सवाल जब आता है इसमें, देखिए कौन सवाल था इससे पीछे क्या सवाल था कि परागण डैश समूह के पौधे में होता है, टेरिडोफाइटा। अब क्या था, देखिए टेरिडोफाइटा, परागण हो सकेगा, परागण होने के लिए फूल चाहिए, परागण होने के लिए क्या चाहिए, फूल चाहिए। तो आप बताइए टेरिडोफाइटा जो है, देखिए टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा में फूल है। टेरिडोफाइटा किस ग्रुप के अंतर्गत है, आप पुष्पोद्भिद के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, आप पुष्पोद्भिद बिना फूल वाला के अंतर्गत है। जिसमें फूल है उसी में परागण होता है, तो इसमें टेरिडोफाइटा में कभी होगा परागण प्रक्रिया, होगा कभी, कभी नहीं होगा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में परागण नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा में भी नहीं होगा। ब्रायोफाइटा भी आप पुष्पोद्भिद ग्रुप का है, बिना फूल वाला का, बिना फूल का तो निषेचन होगा नहीं, परागण होगा नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यह एंजियोस्पर्म, क्या है, एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म कहाँ है, समझ ध्यान से, ये एंजियोस्पर्म क्या है, ये एंजियोस्पर्म, ये क्या है आपका आवृत्ति बीजी है। एंजियोस्पर्म क्या है, आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी किसका प्रकार है, यह पुष्पोद्भिद का प्रकार है। एंजियोस्पर्म क्या है, पुष्पोद्भिद का प्रकार है, आवृत्ति बीजी है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आवृत्ति बीजी, इसमें फूल है, फूल है तो इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। इसमें क्या एक तरह से क्या हो जाएगा, फूल के अंदर क्या पाया था, इसमें बीज पाया था, आवृत्ति बीजी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है।
परागकण डैश समूह पूछ रहा है ना। परागनिषेचन तो एक निषेचन की एक प्रक्रिया के एक तरह से इसका विभाजन है कि हाँ स्वपरागन परपरागन एक तरह से एक टाइप है, लेकिन कौन समूह में होता है? तो ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा, आवृत्ति बीजी में या अनावृत्ति बीजी में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, परागकण को वर्तिकाग्र पर, परागकण ये पराग इससे परागकोश की उपस्थिति परागकण जो है परागकण वर्तिकाग्र पर, कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद, जैसे यहाँ आ गया उसके बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? देखिए सबसे पहले क्या होता है? परागकण जैसे यहाँ चिपका, सबसे पहले एक नलिका बनती है, इसको पराग नलिका कहता है। यह पराग नलिका क्या करता है? इस तरह से जाकर क्या करता है? बीजाणु में प्रवेश करता है। तो क्या हो जाएगा? यह अंडाशय तक पहुंचने के लिए वर्तिका से होकर गुजरता है? नहीं, वर्तिका से होकर गुजरता है। देखिए गुजरता है वर्तिका से ही, तो वर्तिका ही है ना, लेकिन वर्तिका के अंदर पराग नलिका होता है, उसी के अंदर से जाता है। तो ये गलत हो गया। यह नाभिक को बीजांड में विमुक्त करने के लिए घुल जाता है। यह नाभिक को बीजांड में, देखिए यह तक नाभिक तो कभी तो कहाँ से, पहले यह प्रोसेस यहाँ वाला होगा, पराग नलिका वाला होगा, तब यह नाभिक पे पहुँचेगा ना, ये भी नहीं होगा। यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। हाँ, यह नाभिक को एक तरह से क्या हो गया? यह नाभिक को बीजांड में या बीजांड में प्रवेश करने से, बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका बनाता है। हाँ, करने के लिए एक क्या करता है? एक नलिका बनाता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये नर युग्म बनाने का इसका अर्धश्रुति विभाजन होता है, ये नहीं होगा। सबसे पहले जो होता है वही होगा, ठीक ना। एंटेमोफिली परागकण में इसमें से किसकी मदद से होता है? चलिए क्या जाना, एंटेमोफिली परागकण में, परागकण इसमें से किसकी मदद ली जाती है? हाँ, आपको बोले थे ना कि ये क्या करता है? आकर्षित करने के लिए, क्या अपना फायदा उठाने के लिए करता है, जो बताए थे। एक और बार इसको अच्छा से समझ लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, देखिए कैसे ये मदद लेता है। चलिए देखिए अब कैसे इस ये मदद लेता है। देखिए ये जो का दल जो होता है, यह दल क्या करता था? आकर्षित करने का। बाय द वे इसमें एक सुगंध होता है, वो भी क्या करता है? आकर्षित करता है। बाय द वे किसी मधुमक्खी को आकर्षित किया, किसी तितली को आकर्षित किया, अगर यदि वह तितली यहाँ पे बैठा, ठीक है, मधुमक्खी यहाँ बैठा, यहाँ से उसके पैर के थ्रू यहाँ पर पहुँच जाता है। अगर यदि तितली के द्वारा, किसी मधुमक्खी के द्वारा, कीट पतंग के द्वारा अगर यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचता है, ठीक ना, तो उसको हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एंटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं ना, एंटीमोगोमी कहते हैं, सॉरी एंटीमोलॉजी, एंटीमोफिली, सॉरी ये क्या कहलाता है आपका? एंटीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एंटीमोफिली। कब? जब यह कोई कीट, जब कोई यह कीट, यानी क्या हो जाएगा? कीट मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी हो गया या कोई तितली हुआ, वो लेके जाएगा तो उसको हम एंटीमोफिली कहते हैं। हाँ, अगर यदि हवा, तेज हवा चल रहा है, उससे यहाँ से उड़ करके कहाँ तक पहुँचे? वर्तिकाग्र तक पहुँचे। किसके द्वारा पहुँचे? हवा के द्वारा पहुँचे, उसको एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एनिमोफिली कहते हैं। हवा के द्वारा यहाँ से वहाँ तक जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हम एनिमोफिली कहेंगे, ठीक ना। अगर यदि यह पक्षी के द्वारा, किसके द्वारा एक तरह से यह पक्षी के द्वारा उड़ के यहाँ से यहाँ तक जाए, किसके द्वारा? यह पक्षी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाए, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचे, उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या करते हैं इसको हम? ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर यदि जल के द्वारा, यानी बारिश के बूंद के द्वारा एक यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बारिश के बूंद के द्वारा यदि चल जाए तो उसको हम कहते हैं क्या चीज़? हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक ना। ये क्या हो गया? ये जल, यानी जल के द्वारा। और ये ऑर्निथोफिली क्या हो गया? ये हो गया आपका पक्षी के द्वारा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बोल रहा है? एंटीमोफिली। एंटीमोफिली क्या होगा? कीट, यानी मधुमक्खी हो गया या तितली हो गया, उसके द्वारा, कीट बोले या मधुमक्खी बोले या तितली बोले, इस सब के द्वारा हो तो उसको क्या कहेंगे हम? एंटीमोफिली। आंसर क्या हो जाएगा? कीट। वायु के द्वारा उसको क्या कहेंगे हम? एनिमोफिली। क्या कहेंगे? एनिमोफिली, ठीक है। उसके बाद समझिए ध्यान से, और एक तरह से पानी के द्वारा तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक ना। हम लोग भी मदद करते हैं, हम लोग भी नहीं कहते थे हाथ से चलते चलते इसमें सटाए, फिर इस पौधे में सटाए, उसके द्वारा पे भी निषेचन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागन होता है? हम आपको बताए थे, ब्रायोफाइटा में फूल ही नहीं होता,
तो परागण नहीं होगा। थैलोफाइटा में फूल ही नहीं होता है, परागण नहीं होगा। टेरिडोफाइटा में फूल ही नहीं होता है, परागण नहीं होगा। क्या कि देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों किसका है रूप है? ये तीनों का तीनों है अपुष्पोद्भिद का। इसमें पुष्प नहीं है तो इसमें क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। ये आवृतबीजी जो होता है पुष्पोद्भिद का होता है, ठीक ना। आवृतबीजी में क्या होता है? फूल के अंदर में क्या पाया जाता है? आपका फूल के अंदर में बीज पाया जाता है आवृतबीजी में। अनावृतबीजी में क्या होता है? बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है। अगला है आपका आवृतबीजियों के प्रजनन अंग डैश होते हैं। आवृतबीजी किसका रूप है? पुष्पोद्भिद का, यानी पुष्प हो जाएगा, प्रजनन कौन हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, ठीक है। निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है? आपको बताए थे निषेचन के पश्चात ये जो अंडाशय जो होता है ये क्या होता है? ये अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय आपका फल बनाता है, ठीक है। और यह जो बीजांड जो होता है आपका, बीजांड क्या बनाता है आपका? यह जो बीजांड जो है आपका बीज बनाता है, ठीक है। क्या चीज बोला? बीज बनाता है, बीजांड बनाता है बीज, अंडाशय बनाता है फल, ठीक है। चलिए अगला, डैश प्रजनन का भाग फूलों में स्थित है। डैश प्रजनन का भाग फूलों में स्थित है, किसमें है? आपको देखिए प्रजनन का भाग फूलों में स्थित है। फूल तो इसमें देखिए थैलोफाइटा होता नहीं है, टेरिडोफाइटा होगा ना, ब्रायोफाइटा ना, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। परागन और निषेचन के पश्चात अंडप या स्त्रीकेसर का कौन सा भाग फल बन जाता है? आपको बोले थे कौन सा भाग हो जाएगा? गर्भाशय बोलिए या अंडाशय बोलिए, गर्भाशय बोलिए या अंडाशय बोलिए। यह क्या बन जाता है? अंडाशय। यह क्या बन जाता है? आपका फल बन जाता है, ठीक है। चलिए ये स्टाइल किसको कहते हैं? वर्तिका को। स्टाइल किसको कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहाँ से यहाँ तक वर्तिका हो जाएगा, और यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, इसके अंदर बीजांड हो जाएगा, इसको वर्तिकाग्र कहेंगे, ठीक है। स्टिग्मा का क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। आवृतबीजी का जननांग क्या है? फूल हो जाएगा। चलिए कहानी खत्म है। यह चैप्टर संपूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए एक तरह से रिवीजन भी हो गया, संपूर्ण रूप से समझ भी गए। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आप समझ चुके होंगे कि पादप जगत का वर्गीकरण कितना आसान है, ठीक ना। हम लोग को थोड़ा लगता है कि जंतु जगत का वर्गीकरण हार्ड होगा तो पादप जगत का वर्गीकरण हार्ड होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्टेड रूप से यदि समझते हैं, बस इसमें एक ही चीज़ करना पड़ता है, आपको नाम याद रखना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, समझने का कोई समस्या नहीं इसमें, बस नाम याद रखने का, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।